मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इनोवेटिव लाइफ चैनल में। चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की एक सीरीज जिसमें हम लेते हैं 20 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चन से मिलते जुलते होंगे। क्योंकि ये सीरीज जो चल रही है वो बेसिकली हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CPCT एग्जाम्स या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और जो दूसरी एग्जाम्स जैसे पटवारी एग्जाम्स, इन सभी में ये सारे क्वेश्चंस के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो श्योरली कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 20 की सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्टिकल सेल को संदर्भित करता है जिसमें जानकारी भी हो सकती है। वर्टिकल सेल को प्रदर्शित करने वाला MS एक्सेल में कॉलम होता है। चलिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं, कॉलम, रो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और नन ऑफ द अबव। इनमें राइट आंसर होगा कॉलम, पहला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर किस तरह की डिवाइस है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर और मेमोरी। तो इनमें राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये 4 ऑप्शंस में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है विंडोज, थर्ड है जावा और फोर्थ है यूनिक्स। तो इनमें डॉस, विंडोज और यूनिक्स जो है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा राइट आंसर जावा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फोर्थ नंबर का देखते हैं ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, नॉर्टन, MySQL, कैस्परस्काई और मैकेफी। तो इनमें नॉर्टन, कैस्परस्काई और मैकेफी जो रहते हैं वो एक एंटीवायरस है, जबकि MySQL है वो एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस लैंग्वेज रहती है, बैकएंड लैंग्वेज भी कहा जाता है इसे। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो SQL है उसका फुल फॉर्म बताइए। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL का फुल फॉर्म, और ये एक डेटाबेस डिजाइन करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर है एक एंटीवायरस नहीं है, तो एंटीवायरस नहीं है MySQL, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, नोटपैड फाइल का डिफॉल्टर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड जो फाइल रहती है उसके लिए डिफॉल्टर मतलब फाइल एक्सटेंशन जो रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, PDF, डॉक्स, TXT और MP3। तो बेसिकली PDF जो रहता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है, जो नॉन एडिटेबल रहती है, जिसको एडिट नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है डॉक्स। डॉक्स का उपयोग किया जाता है MS ऑफिस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन MP3 है, ये ऑडियो फाइल्स को सूचित करता है एक्सटेंशन, और जो TXT है वो नोटपैड को सूचित करता है। तो नोटपैड जो है उसका एक्सटेंशन जो रहेगा वो TXT रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में यदि सूत्रों के लिए पंक्तियों या स्तंभों में डेटा की आवश्यकता है लेकिन शीट पर दर्शित नहीं होना चाहिए तो आप क्या करते हैं। मतलब यदि रोज एंड कॉलम्स में डेटा है लेकिन आप चाहते हैं कि ये शो ना हो, फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो फॉर्मूला आपको शो नहीं करना है, तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पंक्ति स्तंभ को फ्रीज कर सकती है, पंक्ति या स्तंभ को डिफॉल्ट कर सकते हैं, को फिल्टर कर सकते हैं, पंक्तियां स्तंभ को छिपा सकते हैं और पंक्ति स्तंभ को हटा सकते हैं। तो इनमें राइट आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर का होगा, पंक्तियां स्तंभ को छुपा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉलम एंड रोज इस तरह की व्यवस्था रहती है कि आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति को छिपा सकती है, इस तरह से होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से डॉक्यूमेंट जब फॉर्मूले से रिलेटेड रहते हैं तो उसको आप छिपा सकते हैं फॉर्मूले को, यदि हम लाइनों को अप एंड डाउन कर देते हैं तो। नेक्स्ट है, यदि आप अपने प्रबंधक से ईमेल प्राप्त करते हैं, ईमेल में 5 MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट संलग्न है, आप कितने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1, 5, 3 एंड 2। जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं, कोई हमको ईमेल भेजता है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सारे देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 5 डॉक्यूमेंट्स हम देख सकते हैं, जितने भेजे गए हैं उतने पूरे। नेक्स्ट 8 नंबर का है ऑप्शन, विद्यालय कंप्यूटर प्रयोगशाला या कार्यालयों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दी है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
मोबाइल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है वो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क होता है, जो बहुत ही छोटी जगहों पर निर्माण किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला है, और कोई स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब जगह कंप्यूटर्स की लगभग 10, 20, 30, 500 कंप्यूटर्स तक की जो चीजें रहती हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड की हुई रहती हैं, और ये किसी स्मॉल क्षेत्र के लिए प्रदर्शित किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो रहता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा रहता है, और लोकल एरिया नेटवर्क जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं तब फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे किसी शहर में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं और उस शहर के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब वाईफाई और एक दूसरे से संबंध स्थापित करना वायरलेसली। वाइड एरिया नेटवर्क जो रहता है वो होता है कंट्री बेस्ड, जहां पर बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जो विश्वव्यापी होता है, जो कई देशों का, जो हर एक देश का एक अलग अपना जो नेट रहता है, इंटरनेट कनेक्टेड एरिया रहता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क की सूची में लाया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्यालय कंप्यूटर प्रयोगशाला, मतलब ये बहुत लिमिटेड एरिया नेटवर्क की बात किया जा रहा है, इसी कारण से इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? इनमें 4 ऑप्शन है, अगास्टा एडमिंग, एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बेबर्ज और एलन ट्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एडवर्ड रॉबर्ट, जो पर्सनल कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एमएस ऑफिस वर्ड 2007 में आप किस मेन्यू से होकर हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, होम मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू, ऐसे 4 मेन्यूज दिए हुए हैं आपको। आप इंसर्ट मेन्यू से आकर हेडर एंड फुटर को ऐड करते हैं, इंसर्ट। ओके, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर पर बग का निःशुल्क रिपेयर कहलाता है। बग वो प्रॉब्लम होती है जिससे सिस्टम जो रहता है वो बेकार हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। बग बेसिकली वो गलतियां हैं जो डेवलपर द्वारा की जाती हैं जब भी कोई प्रोग्राम का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं वो यदि कुछ गलत कर दिए जाते हैं या कोडिंग कुछ गलत कर दी जाती है तो ये एक बग का निर्माण करती है जो सिस्टम को क्रैश करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके विपरीत यदि हम पैच का इस्तेमाल करते हैं तो वो पैच क्या करती है, वो उन कोडिंग्स को ठीक कर देती है और सिस्टम को अपडेट कर देती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पैच, ट्यूटोरियल, एड ऑन और एंटी बग। बेसिकली इस प्रोसेसिंग को, जो बग को फ्री करती है, वो बग फ्री प्रोसेस या एंटी बगिंग या डीबगिंग प्रोसेस को नाम दिया जाता है इसका, कि बग को ठीक करना डीबगिंग कहलाती है, जो पैच की मदद से संपादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पैच, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस ऑफिस वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है, कंट्रोल यू, एल्ट यू, कंट्रोल एल्ट यू, एल्ट कंट्रोल यू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यू फॉर अंडरलाइन होता है, और कंट्रोल यदि हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल यू जो रहता है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल भेजना निम्न के समान है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसे भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, चित्र बनाना, फोन पर बातें करना और पैकेज भेजना। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा पहला, पत्र लिखने के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता है वैसे ही जैसे पुराने जमाने में लेटर्स भेजे जाते थे। चलिए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर से एक ग्राफिक्स को कागज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से एक कागज को प्रिंट करने के लिए जो डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है क्सेरोक्स, फैक्स, स्कैनर और प्रिंटर। तो प्रिंटर मशीन के द्वारा हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, उसको कंप्यूटर से हम आउटपुट निकालते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा 4th, प्रिंटर। 8 बिट का संग्रह कहलाता है। 4 ऑप्शन है, निबल, बाइट, डबल वर्ड और वर्ड। तो 8 बिट बराबर किसके बराबर होती है वो चीज बताना है। 8 बिट जो रहती है वो 1 बाइट के बराबर रहती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बाइट। 8 बिट का संग्रह कहलाता है बाइट। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस वर्ड में लाइन स्पेसिंग परिवर्तित करने के लिए अपनाया जाने वाला पहला चरण क्या होता है? तो कंटेंट को पढ़ना, कंटेंट को सिलेक्ट करना, कंटेंट की स्टाइल बदलना, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना।
बेसिकली जब भी कंटेंट के बीच लाइनों के गैप को बढ़ाना हो या छोटा करना हो तब हमें सबसे पहले उस कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन प्रेस किया जाता है और इस तरह से फिर लाइन में स्पेस बनती है। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, कंटेंट को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रणी वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर वो होता है जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जब हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं उसमें अपनी जानकारियां टाइप करते हैं तो वो कहलाती है रिक्वेस्ट, और सर्वर से हमको इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलता है। तो बेसिकली यहाँ 4 ऑप्शन है, HTTP, FTP, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें HTTP और FTP जो है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों जो है ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल्स के नाम है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउजर का नाम है। तो राइट आंसर होगा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात है। 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा 5 पीढ़ियां अभी तक की ज्ञात है। 19 नंबर का है MS एक्सेल 2007 में चार्ट ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। चार्ट किस ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, चार्ट ग्रुप किस में उपलब्ध होते हैं, इसके बारे में बताना है। इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा एंड व्यू। तो इंसर्ट मेन्यू जो है वो आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं चार्ट ग्रुप। तो चार्ट ग्रुप जो रहता है वो इंसर्ट के अंदर आता है। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल और सेव फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है। बेसिकली शिफ्ट क्लोज, शिफ्ट ए, शिफ्ट एक्स और शिफ्ट डिलीट, ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप यदि फाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट डिलीट। ये शिफ्ट डिलीट जो रहती है ये रिसाइकल बिन से भी हमारे ऑप्शन जो हमारे फाइल एंड फोल्डर है उसको परमानेंटली डिलीट करती है। होता यह है कि फाइल एंड फोल्डर को जब हम माउस से राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में, जो एक टेम्परेरी डिलीटिंग व्यवस्था है। यदि हम इस वक्त ये चाहते हैं कि अपने फाइल एंड फोल्डर को वापस चाहिए तो आप रिसाइकल बिन में से जाकर उसी डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करके रीस्टोर की बटन दबा सकते हैं, जिससे आपने जहां से डिलीट किया था वहां पर वापस आ जाए। लेकिन शिफ्ट और डिलीट जब प्रेस किया जाता है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज जरूर पसंद आई होगी, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। आप इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हैं वो आपके लिए बेहतरीन होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय।